वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस। जेपी मॉर्गन के पास सब था। वो फर्स्ट बिलियन डॉलर कंपनी ओन करते थे। वो कंट्री के मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज को डोमिनेट कर रहे थे और मल्टीपल ओकेजन्स पर यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी जेपी मॉर्गन के एक्शंस पर डिपेंड करती थी। बस एक वर्ड कहकर या पेन के एक टच से वो किसी कंपनी को खत्म होने से बचा सकते थे या उसे बैंकरप्सी पर ला सकते थे। कोई हेट तो कोई एडमायर करता था। दुनिया में कभी भी जेपी मॉर्गन जैसा दूसरा इंसान नहीं होने वाला है। ये कहानी है जेपी मॉर्गन की। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन 1837 में कनेक्टिकट में एक प्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा हुए थे। जॉन के फादर जूनियर स्पेंसर मॉर्गन ऑलरेडी एक वेल्दी बैंकर थे। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जॉन को बेस्ट एजुकेशन मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि जॉन उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइनेंसियर बने। इतनी वेल्दी फैमिली में पैदा होने के बाद भी जॉन का चाइल्डहुड काफी डिप्रेसिंग था। वो बीमार रहते थे। उन्हें रेगुलरली ब्रूटल कॉफिंग फिट्स, माइग्रेन्स, सीजर्स और कई तरह के डिजीज लाइक स्कारलेट फीवर होते थे। उनके मेडिकल कंडीशन के कारण वो बाहर बाकी बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकते थे। इंस्टेड वो अपना ज्यादातर वक्त घर पे पढ़ाई करने में बिताते थे। एक पॉइंट पर जॉन पूरी तरह से रूमेटिक फीवर से बीमार हो चुके थे और इसके लिए उनके फादर के पास एक सोल्यूशन था कि वो जॉन को अटलांटिक ओशन के बीच अजोर आइलैंड्स में अकेले रहने भेज देंगे। उनके फादर को यकीन था कि वहाँ का क्लाइमेट और नमकीन हवा जॉन को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगी। सो जॉन उसी आइलैंड में बिना फैमिली के साथ 1 साल रहे। जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की। 1857 तक जॉन ने बॉस्टन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में पढ़ाई की और जब वो 19 साल के थे वो वर्क फोर्स में एंटर किए। इस पॉइंट पर जॉन के फादर लंदन बेस्ड मर्चेंट बैंकिंग फर्म जॉर्ज पी बॉय एंड कंपनी में जूनियर पार्टनर थे। उनके फादर की वजह से ही जॉन को वॉल स्ट्रीट में एक बैंकिंग फर्म में जॉब मिली, जो पी बॉडी का इंटरेस्ट देखते थे अमेरिका में। जॉन की जॉब में उन्हें अपने फादर के फर्म के बारे में रिपोर्ट्स लिखने होते थे, जिसमें अमेरिका में होने वाले फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल गोइंग्स ऑन की डिटेल्स देनी होती थी। उस वक्त ये काफी इमर्जिंग मार्केट था। हाउएवर जॉन के फादर को शुरू से ही डर था कि उनका बेटा सक्सेसफुल फाइनेंशियर बनने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट और काफी गर्म मिजाज का था और उन्हें पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखना जरूरी था। इसका एक एग्जाम्पल 1859 में मिलता है, जब न्यू ऑर्लियंस के एक ट्रिप पर जाते हुए जॉन ने कंपनी का पैसा यूज किया और रेकलेस गैम्बल खेला, जिसमें उन्होंने पोर्ट पर आए हुए ब्राजीलियन कॉफी के एंटायर शिपमेंट को खरीद लिया। कोई बायर ना होते हुए भी जॉन इसे बेचकर बहुत प्रॉफिट कमाए, पर बैंकिंग हाउस के सीनियर मेंबर्स, जिसमें उनके फादर भी थे, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते थे। 1861 में 24 साल के होने पर एस्टैब्लिश्ड फर्म के सेफ्टी सिक्योरिटी को छोड़कर जॉन अपनी कंपनी बनाने चले गए, जो इंग्लैंड में उनके फादर के बैंक के लिए एजेंट का काम कर रही थी। ये वही साल था जब जॉन ने अपनी पहली मोहब्बत से शादी की थी, एक फ्रेल यंग वुमन अमेलिया स्टर्जिस, और इस बात से जॉन काफी खुश थे। हाउएवर अमेलिया को जल्द ही काफी सीरियस कॉफ हो गया और कुछ वक्त बाद उन्हें ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुआ। सो शादी के तुरंत बाद जॉन उन्हें मेडिटेरेनियन में लंबे हनीमून के लिए ले गए, इस उम्मीद में कि न्यू क्लाइमेट से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, जैसे उनके बचपन में उनकी हुई थी। पर इसका कोई भी खास असर नहीं हुआ। शादी के 4 महीने बाद ही उनके वाइफ की मौत हो गई। जॉन सिर्फ 24 के थे। उनकी हालत काफी बिगड़ी हुई थी और ये माना जाता है कि इस यंग एज में अपने वाइफ के इस ट्रैजिक लॉस के कारण वो इस दुख से कभी नहीं उभर पाए। अपनी वाइफ के लॉस के तुरंत बाद ही जॉन ने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया था। हाउएवर जॉन की अपनी परेशानी खत्म नहीं हो रही थी और यूनाइटेड स्टेट्स में परेशानी बढ़ गई। अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो चुका था और 1863 के कॉन्स्क्रिप्शन एक्ट में जॉन को शामिल होना था, बट वो नहीं हुए। इंस्टेड जॉन ने $300 पे कर खुद को इस लिस्ट से हटा दिया और अपनी जगह एक सब्स्टिट्यूट को भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। इनफैक्ट इससे बिल्कुल अपोजिट, उन्हें इससे काफी प्रॉफिट हुआ था। सबसे नोटेबल एग्जांपल्स में से एक, जब उन्होंने गवर्नमेंट को 5000 सरप्लस हॉल कार्बन राइफल्स खरीदने के लिए हर पीस के $3.5 देकर फाइनेंस किया था। बट देन जिस कंसोर्टियम ने इसे खरीदा था, उसने इसमें माइनर एडजस्टमेंट करके उसी सेम राइफल को $22 पर पीस के प्राइस में गवर्नमेंट को बेच दिया। इससे प्राइस में 600% का इंक्रीज हो गया था और थस क्योंकि ये काफी लिक्रेटिव डील था, जॉन को इस वॉर से काफी प्रॉफिट हुआ था और सर्टेनली ये चीजें पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच पॉपुलर नहीं थी। बट जॉन को इसकी चिंता नहीं थी और वो जल्द ही इससे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसने वाले थे।
1871 में जॉन को वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियर ऑफ द कंट्री के साथ टीम अप करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला, जिनका नाम था एंथनी ड्रेक्सल। साथ मिलकर ड्रेक्सल मॉर्गन एंड को प्राइवेट मर्चेंट बैंकिंग हाउस बनाया, जो आगे चलकर जेपी मॉर्गन एंड को नाम दिया गया। और यही वो फर्म था जिसे जॉन अपनी पूरी जिंदगी चलाने वाले थे, जिसे आज हम सब मॉडर्न बैंकिंग टाइटन जेपी मॉर्गन चेज के नाम से जानते हैं। जॉन अपने शुरुआती करियर में फैसिलिटेटर का काम करते थे, बस वेल्दी इन्वेस्टर्स और विजनरीज को एक दूसरे से कनेक्ट करना और इसके बदले पैसे लेना। बट जैसे ही जॉन की पहचान बढ़ने लगी, वो अपने दम पर और ज्यादा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने लगे। और जॉन को ऑलरेडी अपना फर्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट मिल गया था, द अमेरिकन रेल रोड सिस्टम। अब उस दौर में सारी बिग इंडस्ट्रीज को एक ही सिंगल मैग्नेट डोमिनेट करता था, लाइक कार्नेगी जो स्टील इंडस्ट्रीज में डोमिनेट कर रहा था, एंड रॉकफेलर ऑयल इंडस्ट्री में। बट रेल रोड मोनोपोली नहीं था, एक्चुअली ऑपोजिट थी। ऐसी कई कंपनीज थी जो एग्जैक्टली सेम रूट में कस्टमर्स इंक्रीज करने के लिए प्राइसेस में कम्पीट कर रही थी। बट जहां मोस्टली लोगों ने रेल रोड बिजनेस को फियर्स कंपटीशन की तरह देखा, जॉन को मौका दिखा। उन्हें लगा कि रेल रोड्स में कम्पीट करने से अच्छा है रेल रोड्स को एक साथ मर्ज कर देना। वो इसलिए क्योंकि जॉन जानते थे कि बिजनेस जितना बड़ा होगा, इकोनॉमिक स्केल में उतना बेनिफिट होगा। जॉन का हमेशा से एक ही गोल था कि वो छोटी कंपनीज को एक यूनिफाइड कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर दें। इससे वो एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट ना करें, अपने मर्जी से प्राइसेस सेट करें, क्योंकि अब सारे नियर बाय रेल रोड्स को वो ओन करते थे। सो जॉन ने मल्टीपल रेल रोड्स पे हेविली इन्वेस्ट करते हुए रिइंफोर्स करना शुरू किया। वो अंडर फाइनेंस रेल रोड कंपनीज खरीदते थे, उनके मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अरेंज करते थे, फिर साथ में छोटे कंपनीज को मर्ज करके दूसरे कंपनीज को क्रश कर देते थे, जिन्हें ऑफ कोर्स वो बाद में टेक ओवर कर लेते थे। जॉन ने इस टैक्टिक को इतना अच्छा यूज किया कि जिस वजह से उन्हें आज इस नाम से जाना जाने लगा, व्हिच इज मॉर्गनाइजेशन। बट बाकी चीजें जो जॉन ने उस दौर के बाकी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर से अलग की, वो थी कंपनीज के कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करना। जॉन सिर्फ शेयर्स खरीदकर अपने प्रॉफिट्स नहीं गिनते थे, बल्कि वो ऐसे इंसान थे जो उन कंपनी पर पूरा कंट्रोल करते थे। जॉन चाहते थे कि वो सारे डिसीजंस ले। इसके लिए वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स पर अपने पोजीशन का यूज करके कंपनी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे। उन्होंने कई बार इन सारे डिफरेंट रेलवे कंपनीज के लीडरशिप्स को अपनी मर्जी से रीशफल किया और उन्हें मोनोपोलीज बनाने के लिए असेंबल किया। ऑफ कोर्स खुद हेड बन के वो उन रेल रोड कंपनीज को हेल्प नहीं करते थे जो उन्हें फुल कंट्रोल नहीं देते थे। इससे जॉन को न सिर्फ पावर मिली, बल्कि एक मोस्ट स्टेबल इंडस्ट्री बनी, जिसने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। यूरोप के पैसे यूएस रेलवे कंपनीज में आने लगे। सब कुछ ज्यादा कंसोलिडेटेड और स्टेबल था थैंक्स टू जॉन, और इससे जॉन और भी ज्यादा वेल्दी बन गए। जॉन ने और भी रेल लाइंस को एक्वायर किया और अब अपने वो प्रीवियस अचीवमेंट्स को भुलाकर और भी एम्बिशियस बन चुके थे। फॉर एग्जांपल, उन्होंने 250,000 शेयर्स खरीदे विलियम वांडरबिल्ट के, जो कंट्री के मोस्ट प्रोमिनेंट रेलवेज में से एक था, द न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड। वो चीजों को और आगे ले गए जब उन्होंने नॉर्दर्न पैसिफिक रेल रोड के कंप्लीशन को फाइनेंस करने के लिए $40 मिलियन बॉन्ड्स में लगा दिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के रेल रोड बॉन्ड्स में अब तक का लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन था। जल्द ही जॉन ने अमेरिका के 1/3 रेल रोड्स पर हक जमा लिया था, जहां एक वक्त पर रेल रोड कंपनीज अमेरिका के स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन का 60% था। इन अदर वर्ड्स, जॉन न सिर्फ अब एक वेल्दी फाइनेंशियर थे, बल्कि वो लिटरली रेल रोड कॉन्ग्लोमेरेट को शेयर दे रहे थे और उनके रीऑर्गेनाइजेशन एंड मर्जर में काफी इन्वॉल्व थे। इन सब से उनकी पावर और वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ी, और इंडस्ट्री के फॉर्मिडेबल टाइटन के नाम से बढ़ रही रेपुटेशन उनके अपीयरेंस से पूरी तरह मैच करती थी। जॉन को रोजेशिया नाम की स्किन कंडीशन थी, जिसमें उनके नाक में जलन होती थी और ब्लड वेसल्स फट जाते थे, मेकिंग इट रेड एंड डिसफिगर्ड। उन्हें राइनोफार्मा भी था, जिसमें उनकी नाक काफी बड़ी हो जाती थी और पिंपल्स से कवर्ड हो जाती थी। जॉन अपने अपीयरेंस को लेकर काफी सेल्फ कॉन्शियस थे। उन्हें फोटो क्लिक करना पसंद नहीं था। उनके ग्रैंडसन के हिसाब से जॉन जब भी फोटो खिंचाते थे, वो अपना नोज रीडू कराते थे नॉर्मल दिखाने के लिए, विच इज वाई उनके पिक्चर्स में कभी ये बातें नोटिसेबल नहीं थी। बट उनकी स्टार्टलिंग फेशियल फीचर्स, उनकी टावरिंग हाइट एंड अग्रेसिव वे ऑफ स्पीकिंग के साथ जॉन की एक इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस थी टू बी अराउंड। However, 1901 में it seemed कि जॉन को फाइनली कोई ऐसा मिल गया था जो उनके लिए उनके साथ खड़ा था। वो थे प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट। जॉन ने उन दिनों नॉर्दर्न पैसिफिक रेल रोड को उसी रीजन के 2 न्यू रेलवेज के साथ ज्वाइन किया था और एक नई कंपनी बनाई थी जिसका नाम था नॉर्दर्न सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन। वो हर इस तरह की मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस कर सकते थे क्योंकि उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे उस वक्त प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली के साथ। बट देन मैकिनली का असैसिनेशन होने के कारण सडनली थियोडोर रूजवेल्ट को प्रेसिडेंट बना दिया गया, जिन्होंने जॉन के काम को बिल्कुल न्यू डिफरेंट वे से देखा। रूजवेल्ट ने जस्टिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि वो कंपनी पर शेयरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1890 को वायलेट करने के लिए सूट फाइल करे। कोर्ट में लड़ते वक्त वो कंपनी अल्टीमेटली स्प्लिट हो गई और इस वजह से उन दोनों के बीच काफी टेंस रिलेशनशिप बनने की शुरुआत हुई। जब जॉन को पता चला कि रूजवेल्ट 1 साल के लिए अफ्रीका जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, गुड, आई होप द फर्स्ट लॉयन मीट्स हिम डज दिस ड्यूटी। अब जॉन के लिए ये बस एक छोटा सा सेटबैक था। वो ऑलरेडी इससे क्रेजियर चीज प्लान कर रहे थे।
1901 में कार्नेगी स्टील अपने पीक पर था। ये स्टील इंडस्ट्री पर डोमिनेट करती थी और वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज थी। बट बावजूद इसके कि हर साल ये $40 मिलियन कमाती है, कार्नेगी रिटायर होने के लिए तैयार थे। वो इसे बेचना चाहते थे, बट उनकी कंपनी कौन खरीदता? दैट्स वेयर जॉन केम इन। जॉन ने कार्नेगी से कंपनी की प्राइस पूछी। कार्नेगी ने $480 मिलियन की प्राइस रखी। ये हिस्ट्री में हुए किसी भी दूसरे बिजनेस डील से कहीं ज्यादा था। फिर भी जॉन ने एक बार में हाँ कर दी। लेटर उन्होंने बताया कि वो $100 मिलियन और दे सकते थे। जॉन ने ये लैंडमार्क परचेज की 1901 में, बट ये तो उनके एम्बिशियस प्लान की शुरुआत ही थी। उन्होंने कार्नेगी स्टील को फेडरल स्टील कंपनी और कई दूसरे बिजनेस को मर्ज कर दिया और वर्ल्ड्स फर्स्ट $1 बिलियन कॉर्पोरेशन यूएस स्टील बनाई। इनका मार्केट कैप $1.4 बिलियन था। फॉर रेफरेंस, कंट्री में होने वाली सारी मैन्युफैक्चरिंग का कैपिटलाइजेशन कंबाइन होने के बाद $9 बिलियन था। इस डील ने जॉन को अमेरिकन स्टील प्रोडक्शन का रफली 2/3 हिस्से पर कंट्रोल दिया। उस दौर में 2 लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज थी, स्टील एंड रेलरोड्स, एंड जॉन ने इन दोनों पर ही कंट्रोल बना लिया था। वो वही नहीं रुके। उन्होंने थॉमस एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को भी फाइनेंस करने में हेल्प की। वो एडिसन इलेक्ट्रिक और उसके कंपटीटर्स को साथ मर्ज करके जनरल इलेक्ट्रिक क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। जॉन ने AT&T को क्रिएट करने में भी काफी हेल्प की थी। जॉन के कंपनीज को जोड़कर उन्हें अनस्टॉपेबल जायंट्स बनाने का टैलेंट बिल्कुल ही यूनिक था। बट अनफॉर्चुनेटली एक क्राइसिस की शुरुआत होने वाली थी। यूनाइटेड स्टेट्स डिप्रेशन से गुजर रहा था। इससे पहले कभी भी हालात इतने बदतर नहीं हुए थे। कई डेकेड्स के कंटिन्यूड ग्रोथ एंड अनचेक्ड इन्वेस्टमेंट्स के बाद अचानक ही एक स्पीड ब्रेकर आ गया। अमेरिकन इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बादी पर आ चुकी थी। स्टॉक्स की वैल्यू लगभग आधी हो चुकी थी। हजारों बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स बैंकरप्ट हो चुके थे और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आसमान छू रही थी। इस क्राइसिस ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को डरा दिया था, जिन्होंने गोल्ड के लिए अमेरिकन बॉन्ड्स में पैसे लगाए थे, क्योंकि स्लोली बट श्योरली यूएस रिजर्व्स खत्म हो रहे थे। सिंस उस वक्त डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड से टाइड अप था, इससे कोई भी अपने पेपर मनी को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे और इसलिए उसके पेपर मनी पर ज्यादा भरोसा था। एज अ रिजल्ट, अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमेशा ही एटलीस्ट $100 मिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड बुलियन को अपने पास एज अ बैकअप रखा था। बट बाय 1895 मोस्ट ऑफ द गोल्ड खत्म हो चुका था और डॉलर की वैल्यूज में शार्प डिक्लाइन होने लगा था। गवर्नमेंट के पास सिर्फ $9 मिलियन के गोल्ड रिजर्व्स बचे थे, जिसका मतलब था कि अब उन्हें कभी भी लोन की जरूरत पड़ सकती थी। एंड ऑफ कोर्स गोल्ड की डिमांड ने पैनिक को बढ़ा दिया था। एक डोमिनो इफेक्ट बढ़ रहा था, जहां इन्वेस्टर्स अपने पैसे यूएस से वापस ले रहे थे, जिस वजह से रिजर्व्स और जल्दी खत्म हो रहे थे। उस दौरान यूएस के पास रेस्क्यू के लिए सेंट्रल बैंक नहीं था एंड सिचुएशन बदतर हो रही थी। प्रेसिडेंट क्लेवलैंड समझ चुके थे कि ये अमेरिका के लिए वो वक्त था जिसके बाद कई चीजें बदलने वाली थी। अमेरिकन लोगों को और ज्यादा बॉन्ड्स बेचने की ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी अब तेजी से काम नहीं कर रही थी। जॉन को पता था कि यही वो टाइम था जहां ड्रास्टिक एंड इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत थी। सो वो प्रेसिडेंट से मिलने वॉशिंगटन गए और अमेरिका को आने वाली इकोनॉमिक डिजास्टर से बचाने के लिए अपना प्लान समझाया। जॉन के ऑडेशियस स्कीम में प्राइवेट सिंडिकेट फॉर्म करना था, जिसमें कंट्री के मोस्ट प्रोमिनेंट बैंकर्स होते और वो सब फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ काम करते, जिससे अमेरिका गोल्ड रिजर्व को वापस फिलअप किया जा सके। इससे $65 मिलियन में 30-ईयर गोल्ड बॉन्ड्स को 3.5 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड का यूज करके खरीदने में हेल्प की। थैंक्स टू एन ओल्ड सिविल वॉर स्टैच्यू, कांग्रेस के अप्रूवल का वेट न करते हुए प्रेसिडेंट क्लीवलैंड ने उसी वक्त डील साइन कर दी। क्लीवलैंड के अग्रीमेंट साइन करते ही जॉन अपने आदमियों को न्यूयॉर्क भेजकर काम पर लगा दिए और फिर सिर्फ 22 मिनट्स के अंदर उन्होंने सारे गोल्ड बॉन्ड्स ले आए। जॉन के एक्शंस ने वॉलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट में इमीडिएट कामिंग इफेक्ट ले आए और इकोनॉमी में फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गई। जॉन ने अकेले ही उन्हें टोटल कोलैप्स से बचा लिया था एंड ऑफ कोर्स बीइंग द श्रीव्ड बिजनेसमैन, उन्होंने एंटरप्राइजेस से परचेज किए हुए गोल्ड बॉन्ड्स से लार्ज प्रॉफिट सिक्योर कर लिए थे। एंड दस जॉन ने गवर्नमेंट को उन हालात से बचा लिए थे, इससे कंसर्न्स भी बढ़ने लगे। इससे ऑन सिंगल बैंक का एंटायर यूएस इकोनॉमी पर वास्ट इन्फ्लुएंस एंड पावर दिखने लगा एंड कुछ लोग सवाल करने लगे थे कि उनके मोटिवेशन सच में पेट्रियोटिक हैं या फिर वो अपना मौका ढूंढ रहे हैं पॉकेट भरने के लिए। अगले इलेक्शन में बिग बैंक्स और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप्स डेमोक्रेट्स के लिए हॉट टॉपिक थे। बट बिसाइड दिस, जॉन और उनके बैंक ऑफ फ्रेंड्स ने इलेक्शन जीतने वाले रिपब्लिक नॉमिनी को हेविली डोनेट किया था। सो जॉन ने गवर्नमेंट के साथ क्लोज टाइज रखे। बट ऐसा सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ कि जब जॉन ने अमेरिकन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प की। इन 1907 कंट्री में एक और फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसने सेवरल बैंक्स को बैंकरप्सी पर भेज दिया था। इससे लोगों के बैंक्स के बाहर लंबी लाइन लग चुकी थी और अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करना चाहते थे। गवर्नमेंट बैंक को हमेशा बोल रही थी कि पैसे स्लोली विड्रॉ होने दें एंड कैश रेट को रिड्यूस कर दे, क्योंकि अगर सबने एक साथ पैसे विड्रॉ कर लिए तो ये कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। बाय दिस पॉइंट रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे और जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन की और इनकी कुछ बनती नहीं थी। बट 1907 के क्राइसिस इतने ज्यादा खराब थे कि उन दोनों ने इस बात पर अग्री किया कि अमेरिका को अगर इस डिप्रेशन से बचाना है तो गवर्नमेंट एंड बिजनेस को साथ में काम करना पड़ेगा।
सो रूजवेल्ट ने जेपी मॉर्गन को सिचुएशन ठीक करने के लिए कहा। वंस अगेन जॉन ने अपनी स्ट्रैटेजी का यूज करते हुए जहां ज्यादा जरूरत थी वहां सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए। उन्होंने नेशन के बिगेस्ट बैंक्स एंड ट्रस्ट्स के डजन्स ऑफ लीडिंग फाइनेंशियर्स एंड लीडर्स को अपने साथ ज्वाइन कर मैडिसन एवेन्यू में बुलाया और काम शुरू हुआ। जॉन का प्लान था कि वो लोग एसेंशियली अपने से स्मॉलर कंपटीटर्स में इन्वेस्ट करें। जॉन ने बताया कि ऑल द कुछ बैंक्स इनएविटेबली बंद हो जाएंगे बट कुछ तो बचाया जा सकता है। सो उन्होंने और उनके एसोसिएट्स ने जाइंट सम्स ऑफ मनी को नंबर ऑफ बैंक्स में डिपॉजिट किया और उन्हें बैंकरप्सी डिक्लेयर करने से बचा लिया। अपना प्लान रिवील करने के बाद जॉन ने डोर्स को लॉक कर दिया जब बैंकर्स एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर रहे थे और जॉन ने तब तक दरवाजा लॉक रखा जब तक वो प्लान के लिए तैयार नहीं हो गए। सुबह सब तैयार थे। रूजवेल्ट के अप्रूवल के साथ उन्होंने यूएस ट्रेजरी से $25 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया, जिससे उनके जॉन के बिजनेस सेंस के लिए लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट शो हो रहा था। और तो और जॉन इस पॉइंट पर 70 साल के हो चुके थे और उन्होंने ये सब इस वक्त किया था जब उन्हें टेरिबल कोल्ड हुआ था, मीनिंग यूएस इकोनॉमी को सेव करते वक्त वो कॉन्स्टेंटली खांस रहे थे। बट उनका प्लान काम कर गया। इकोनॉमी के लिए सारा कैपिटल वापस मिल गया था। लोगों का अमेरिका बैंकिंग सिस्टम पर कॉन्फिडेंस वापस बढ़ रहा था और एक और इकोनॉमिक डिजास्टर से जॉन ने बचा लिया था। बट जहां वो फिर से हीरो की पोजीशन पर आ चुके थे, ऑलमोस्ट इमीडिएटली लोगों ने रियलाइज किया कि वो एक अकेले इंसान पर कितने डिपेंडेंट थे। अब चीजें बदलने की जरूरत थी। जॉन को इन्वेस्टिगेशन फेस करना पड़ रहा था। रॉबर्ट बैरन जो उस वक्त अपने बिजनेस को अनचेक्ड एंड अनइम्पीडेड चलाते थे, वो खत्म होने पर थे, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक को हैंडफुल ऑफ बिजनेसमैन के पास इतनी पावर और इन्फ्लुएंस देखकर प्रॉब्लम हो रही थी। जॉन को पूजो कमेटी के सामने ले गया जो वॉल स्ट्रीट के मनी ट्रस्ट के ट्रू रीच और अमेरिकन इकोनॉमी में उसके रोल के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। पूजो कमेटी की हियरिंग्स में जॉन फ्रंट और सेंटर में थे और वो वॉल स्ट्रीट के पावर के फेस बन गए थे। डिस्पाइट हिज फाइनेंशियल सक्सेस, जॉन की मेंटल स्टेट डिटोरिएट होने लगी थी। उन्हें मल्टीपल नर्वस ब्रेकडाउन्स हुए और मीडिया के नेगेटिव पोर्ट्रेयल को सह नहीं पा रहे थे। आयरॉनिकली वो एक्चुअली टाइटैनिक के वॉयज पर जाने वाले थे, बट ड्यू टू हेल्थ इश्यूज लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया। मीनवाइल पूजो कमेटी ने फेडरल रिजर्व एस्टैब्लिश किया, सिंस ये क्लियर हो चुका था कि वो सिर्फ कुछ अल्ट्रा रिच एंड पावरफुल इंडिविजुअल्स के भरोसे इकोनॉमी फिक्स होने का वेट नहीं करना चाहते थे। बट जॉन कभी उन पर होने वाले इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं देख पाए, क्योंकि कुछ मंथ्स बाद ही 31 मार्च 1913 में 75 ईयर के फाइनेंशियर की रोम में वेकेशन के दौरान मौत हो गई। उनकी डेथ के बाद जॉन के बेटे ने बिजनेस संभाल लिया और एक्सपेंशंस कंटिन्यू किया। इनफैक्ट आज भी कुछ लोगों को लगता है कि बैंक बहुत पावरफुल है। ओवर द इयर्स उन्होंने काउंटलेस एक्विजिशंस एंड मर्जर्स किए हैं, जिस पर जॉन भी प्राउड होंगे। लाइक बैंक वन बियर स्टर्न्स के साथ मर्ज एंड द मोस्ट नोटेबल ऑफ ऑल 2000 का चेस बैंक के साथ मर्ज, जिससे जेपी मॉर्गन चेस बना। बैंकिंग इंडस्ट्री के ग्रुप होने के 200 साल बाद $3 ट्रिलियन का एस्टिमेट हुआ। जेपी मॉर्गन चेस मार्केट कैपिटलाइजेशन में वर्ल्ड का बिगेस्ट बैंक है। एंड सो जॉन पियरपॉइंट मॉर्गन पर डिवाइडेड कितनी भी ओपिनियंस हो, बट उनकी लेगेसी बढ़ती रही।